जय हिंद दोस्तों। आइए, हिस्ट्री की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। जब हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये हर क्लास में करूंगा कि फर्स्ट क्लास का आपको जो है रिवीजन कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिवीजन से। तो सबसे पहले हमको रिवीजन में हमने क्या पढ़ना था कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, और उसके बाद क्या पढ़ना है, राइज ऑफ इस्लाम। राइज ऑफ इस्लाम हमने पढ़ा था। उसके बाद इंडिया का नाम पढ़ा था, और 712 में ही हमने क्या पढ़ा था इसके बाद कि सिग्निफिकेंस क्या हुआ अरब्स के आने का। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया टर्म किसने दिया, बोलिए, इंडिया टर्म किसने दिया? यूनानियों ने दिया, ग्रीक ने दिया। उसके बाद हिंदुस्तान ईरानियों ने, और अरब्स ने हमको क्या कहा, हिंदू कहा। और भारत हमारा नाम ऋग्वेद से पढ़ा। उसके बाद राइज ऑफ इस्लाम पे आते हैं। तो राइज ऑफ इस्लाम मोहम्मद साहब के जन्म के साथ ही चालू होता है, और 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है। उसके बाद 622 ईस्वी में वो मक्का छोड़ के कहां जाते हैं, मदीना, और वहां पे कुरान जो है, जो सबसे होली बुक मानी जाती है इस्लाम की, उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद हिजरी संवत की शुरुआत भी कहां से होती है, 622 ईस्वी से। 632 ईस्वी में वो फिर मक्का आते हैं और उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद पहले खलीफा बनते हैं कौन, अबू बकर। यहां पे हमको इस्लाम में इतना ही पढ़ना था। उसके बाद हम एक चीज ये देखते हैं कि उमैदुल्लाह जो है वो आता है इन्वेजन के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके बाद तो पहला सक्सेसफुल इन्वेजन 712 ईस्वी में किसके द्वारा होता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और कासिम किसको हराता है, हिंदू राजा दाहिर को। और दाहिर जो है किसके बेटे थे, चच के। और वहीं से किताब का नाम निकल के आता है चचनामा, और वो किसकी किताब है, अली अहमद की बुक है। अब जब आप इतना पढ़ लेते हैं कि अली अहमद की बुक है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम पहला आदमी था जिसने क्या किया, जजिया इंट्रोड्यूस किया। और जजिया किस पे लगेगी, नॉन मुस्लिम्स पे लगी। नॉन मुस्लिम्स का क्या मतलब हो गया, कोई भी क्रिश्चियन, हिंदू या यहूदी, ये सारे नॉन मुस्लिम में आएंगे, मतलब मुस्लिम को छोड़ के। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस में क्या पढ़े थे कि इमरजेंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया, ये बातें हमको समझ में आई थी। इमरजेंस ऑफ इस्लाम पढ़ लिए। उसके बाद हमने कैमल हस्बेंड्री, हॉर्स हस्बेंड्री। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डेट फार्मिंग। डेट फार्मिंग के साथ हमको मैपिंग का नॉलेज, हमको मॉनसून शब्द, क्लाइमेट शब्द, ये सब हम कहां से सीख रहे हैं, अरबियों से सीख रहे हैं। और एक कॉइन दिरहम भी कहां स्टार्ट होता है, मेडाइवल इंडिया में, अरब के आने के बाद ही। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि इंडिया से उन्होंने क्या क्या लिया, तो शून्य का ज्ञान यानी जीरो का नॉलेज, डेसिमल का नॉलेज। उसके बाद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की किताब, इन तीनों का ट्रांसलेशन किसमें, अरबिक में। इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब हमको नेक्स्ट ये पढ़ना है कि मोहम्मद गजनवी। अब देखिए वो क्या थे, वो तुर्क थे, सॉरी वो अरब थे, और ये क्या है, ये टर्क हैं। कौन है, तुर्की वाले हैं ये। अब ये कब आ रहे हैं, वो कब आया था, 712 ईस्वी में ये आया था ना, 712 एडी में। और इनका आने का टाइम क्या है, मोहम्मद गजनवी आ रहा है 998 में। तो आप समझ लीजिए कितने साल बाद हो गया, 712, 812, मतलब एक तरीके से लगभग 200 साल हो चला है। तो 200 साल बाद जो है अब नए इन्वेडर्स आएंगे, जिनको आप तुर्की इन्वेडर भी कहेंगे। अब तुर्की इन्वेडर पढ़ने से पहले आप एक चीज ये पढ़ना है कि मेनली हमको पढ़ना है महमूद गजनवी को। किसको, महमूद गजनवी को। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको गजनवी वंश को पढ़ना होगा थोड़ा सा। तो गजनवी वंश को ही यामिनी वंश भी कहते थे, या गजनी वंश भी कहते थे। और गजनी इज अ प्लेस ऑल्सो इन मिडिल ईस्ट। गजनी क्या है, एक प्लेस का नाम है। और फाउंडर ऑफ जो है यामिनी वंश, वो कौन है, अल्पतगीन। कौन है, अल्पतगीन। और उसके बाद स्लेव, उसी का स्लेव और सन इन लॉ। देखिए मिडिल ईस्ट में जब आप एक चीज पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी भी आगे पढ़ेंगे, तो उस समय मेडाइवल इंडिया में स्लेव का मतलब आज के या मॉडर्न स्लेव की तरह नहीं था कि कोई किसी का स्लेव है तो उसके ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे, या वो उसके सोशल स्टेचर में बराबर नहीं होगा। अब देखिए कि अपनी बेटी की शादी कर रहा है, दामाद है, सन इन लॉ है, इसका मतलब क्या है कि सोशल स्ट्रेचर क्या है, स्लेव का भी इक्वल है। बस वो खरीदते थे शुरुआती दिनों में और अपनी फौज में शामिल करते थे। और वो ऐसा नहीं मानते थे कि मतलब ये जो है सेकेंडरी है और हम प्राइमरी सिटीजन है, ऐसा कुछ नहीं था। ये बराबरी का अधिकार था। इसी वजह से देखिए बहुतों की, आप जब गुलाम वंश पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई किसी का गुलाम नहीं, एक्चुअल में सब एक दूसरे के क्या है, रिश्तेदार हैं। तो इसी तरीके से ये स्लेव भी और ये सन इन लॉ भी कौन,
सुप्तगीन, और सुप्तगीन ही किसका फादर है? महमूद गजनवी का। और ये फर्स्ट टर्क इन्वेडर है जो इंडिया पे इन्वेड करता है। कौन है? सुप्तगीन, मोहम्मद गजनवी का फादर। इसी वजह से आप देखेंगे कभी कभी मोहम्मद गजनवी देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। फाउंडर कौन है? अल्पतगीन, उसके बाद सुप्तगीन आएगा और उसके बाद महमूद गजनवी आएगा, और गजनवी 998 में आएगा। हाँ, आपको फंसाने के लिए एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि गजनवी पहला आदमी है जो गंगा यमुना के दोआब तक आएगा, यानी कन्नौज तक आएगा। तो पहली बार सिंध मुल्तान पार करके, दिल्ली पार करके अगर कोई इंडिया के मिडिल पार्ट में आया, यानी आज की भाषा में कहूं तो उत्तर प्रदेश तक आया, तो वो कौन था? महमूद गजनवी। ठीक, अब महमूद गजनवी पढ़ा लिखा आदमी था। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं है लुटेरा, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है, लिटरेट और संस्कारी आदमी है, ऐसा हिस्टोरियंस बताते हैं। ठीक है, और कैसे? क्योंकि इसके स्कॉलर्स जो हैं आपको बताएंगे कि ये कितना बड़ा आदमी था। क्यों? क्योंकि अगर इसको ज्ञान की समझ नहीं होती तो क्यों स्कॉलर पे खर्चा करेगा? देखिएगा, राजा की समझ के हिसाब से ना उसका ब्यूरोक्रेट होता है। अब अकबर जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं कि अकबर के 9 रत्न थे, और 9 रत्नों में सब एक से एक। उसी तरीके से इसके कोई रत्न नहीं थे, लेकिन इसके जो स्कॉलर्स थे इतने मतलब दिग्गज स्कॉलर थे कि मिडाइवल इंडिया में शायद वैसे स्कॉलर्स मिले। तो इसके कुछ नामों से आप परिचित हो जाइए जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, और उसके बाद हम इसका इन्वेजन पढ़ेंगे और कहां कहां पे ये जो है इसके इन्वेजन की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि यूज करने वाला आदमी कौन है? महमूद गजनवी। उसके बाद गाजी। देखिए, गाजी का बहुत सारा मतलब है, इसका एक मतलब होता है सेवियर ऑफ इस्लाम। तो गाजी टर्म भी किसके लिए सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ? महमूद गजनवी के। उसके बाद बुद्ध शिकन। बुद्ध शिकन कहते हैं मूर्ति तोड़ने वाले को, और इसने ही सोमनाथ में शंकर जी की शिवलिंग को तोड़ा था, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? बुद्ध शिकन। बगदाद के जो वो कादिर थे, कादिर मतलब खलीफा कादिर, अल कादिर जो थे, उन्होंने इसको 2 नाम दिया था। एक यामिन उद दौला, राइट हैंड ऑफ द स्टेट, मतलब दाहिना हाथ, राज्य का दाहिना हाथ, यामिन उद दौला, और एक दिया था अमीर उर मिलैट, ये दिया था। अब हम पढ़ेंगे इन्वेजन, जो 17वां इन्वेजन है वो। तो महमूद गजनवी के इन्वेजन की शुरुआत करने से पहले, महमूद गजनवी कैसा है हिस्टोरियंस के हिसाब से? पढ़ा लिखा और जेंटल, लेकिन कारनामे से कोई भी जेंटल मैन जैसा कोई इसकी हरकत नहीं है। तो सीधे शब्दों में हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे? लुटेरा है। हाँ, लेकिन ये काम करता है कि स्कॉलर्स की इज्जत करता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके कई सारे स्कॉलर्स, अलबरूनी, उतबी, ये जो हैं फिरदौसी, ये सब क्या हैं? इसके स्कॉलर हैं, और वाकई में उनको जो है इसने जो है क्या किया? पोसा। पोसने का मतलब क्या होता है कि उसने उनकी आर्ट कला को क्या किया? बढ़ावा किया, पैसा दिया, ये सारी चीजें इसने की। लेकिन हाँ, ये तो नहीं है, ये कंफर्म है, जेंटल टर्म इसके लिए तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, पढ़ा लिखा कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा आदमी जेंटल हो, लेकिन इसको हेनरी इलियट कहते हैं कि जेंटल भी है। चलिए, यही कितने जेंटल थे सबको पता है कि ब्रिटिशर्स कितने जेंटल रहे हैं। ठीक, तो इसने 17 इन्वेजन किए भारत पे। कितना आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार आक्रमण का उद्देश्य जो था वो क्या था? धन की लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट। उसके बाद इसके कुछ अभियानों को पढ़ना है जो पूछता है। उसमें एक अभियान ये है 1001 में अगेंस्ट जयपाल, और जयपाल इसमें क्या होते हैं? हार जाते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। जयपाल हार से जो है क्या कर लेते हैं? सुसाइड कमिट कर लेते हैं, और उसके बाद उनका बेटा आनंद पाल जो है क्या बनता है? राजा बनता है, और आनंद पाल से वो 1008 में लड़ता है बैटल ऑफ वाहिंद में। क्यों लड़ रहा है बैटल ऑफ वाहिंद में? और ये क्वेश्चन पूछता है। अब एक चीज ये देखिए, ये मिडिल ईस्ट से आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि मिडिल ईस्ट में ये कुछ नहीं कर रहा, नहीं। मिडिल ईस्ट में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, कहां पे? मिडिल ईस्ट में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये सिंध नदी पार करता है, और यहां से भारत से धन लूटता है, फिर मिडिल ईस्ट जाता है। इस वजह से आप देखेंगे कि ये 4-4 साल बाद भी आता है। अब जैसे 10-26 के बाद ये फिर जो है 27 में आता है, फिर सीधे 30 में आता है। तो इस बात को समझिए कि यहां से धन लूट के ले जा रहा है, और यहां पे क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, और इसी वजह से वहां के लोग क्या है? खुश हो रहे हैं। ठीक,
और बगदाद के खलीफा इसको उपाधि क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा काम कर रहा है कि यहां से धन लूट के ले जा रहा है और यहां पे खर्च कर रहा है और उनको भी दे रहा है, तो वाहवाही तो होगी भी। कोई भी पैसा देता तो उसकी वाहवाही तो आम आदमी करते ही हैं। तो इस बात को समझना। उसके बाद उसका कलिंजर अभियान जो है वो पूछता है, क्यों? क्योंकि ये एक तो मैंने आपको बताया कि डेट एकदम क्लियर नहीं है, तो 10-19, 10-20 भी लिखा जाता है, लेकिन एक राजा थे चंदेल रूलर विद्याधर। ये एकमात्र राजा थे जो हारे नहीं। इन्होंने मुस्लिम अटैक को अच्छे तरीके से रोका। ये एकमात्र राजा हैं जो गजनवी से हारे नहीं। उनका नाम क्या है? विद्याधर चंदेल रूलर है। उसके बाद 1026 आ जाइए। 1026 में ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटता है। अब यहां पे कुछ बातें समझनी है जिसको आप एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। समझना यह है कि ये सोमनाथ मंदिर को ही क्यों लूट रहा है। अब देखिए, इसको इतना पैसा मिल चुका है इन लूटों से कि इसको एक चीज समझ में आ गई। क्या? ये समझ में आ गया कि भारत में बैंक नहीं है। क्या? बैंक नहीं है, बैंक सिस्टम नहीं है। भारत का बैंक क्या है? मंदिर। क्या है? टेम्पल्स, मंदिर हैं। और सारा पैसा उसको कहां मिलेगा? मंदिर में। इतिहासकारों का मानना यह है कि जब वो सोमनाथ मंदिर लूट के जाता है तो अब तक जितना भी वो मिडिल ईस्ट में या इंडिया में लूटा था उससे कहीं ज्यादा धन उसको अकेले सोमनाथ मंदिर में मिलता है। अब समझिए कि वाकई में भारत में पहले क्या होता था कि बैंक की जगह पे क्या होते थे? मंदिर। भगवान उसकी रक्षा करेंगे धन की। और जैसे ये सोमनाथ मंदिर के बाहर पहुंचता है ना, तो इसके सैनिक थरथर कांपने लगते हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि सुपर पावर का डर देखिए सबको रहता है, वो धर्म माने या न माने। तो उसके बाद ये क्या करता है गजनवी? कहता है लीड फ्रॉम द फ्रंट का, लीडर का जो काम होता है वो करता है और जाके सबसे पहले ये सोमनाथ मंदिर जो है वो शिव मंदिर है, वो सबसे पहले शिवलिंग को तोड़ता है और वहीं से इसका नाम निकल के आता है बुद्ध शिकन। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति को तोड़ने वाला बुद्ध शिकन। और इसी वजह से इसको जो है कौन सी और उपाधि दी गई थी ये बताइएगा आप कमेंट में। मैंने आपको 4 बताया था, एक सुल्तान बताया था, एक बुद्ध शिकन बताया था और 2 उपाधियां बताई थी। तो बताइएगा कि कौन सी उपाधि मिली थी इसको। ठीक है, तो बुद्ध शिकन इसी वजह से इसको कहते हैं। अब इन मौलवियों ने क्या किया, जो उस समय के धर्म गुरु है, अब इसका काम देखिए कुछ नहीं है, धार्मिक कोई अवहेलना का इसका मतलब नहीं है। इसका काम यह है कि हमारे सैनिक डर रहे हैं, इनका डर खत्म करने के लिए हमको घुसना है, और तोड़ के गया। और तोड़ के गया और मुख्य काम क्या है इसका? लूटना। लेकिन मौलवियों ने क्या बताया कि ये धर्म के प्रचार के लिए गया था। किसके प्रचार के लिए? धर्म के प्रचार के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लुटेरा है और हम असंगठित थे। क्या थे? बटे हुए थे। वरना गजनवी को उसी समय समझ में आ जाता कि किससे पाला पड़ा है। लेकिन समस्या यह है कि जब वो सोमनाथ मंदिर को लूटता है तो इतना धन लेके जाता है कि मतलब अथाह धन। मैंने बताया ना कि पूरा अभी तक जितने उसके अभियान हुए थे उसमें कोई एक ऐसा अभियान नहीं है जिसमें इतना धन मिला हो, या सारे अभियानों को मिला के भी उतना धन नहीं मिला था जितना उसको सोमनाथ मंदिर में अकेले धन मिला। अब इससे एक चीज क्लियरिटी जानते हैं क्या हुई? इससे यह हुआ कि जो भी राजा आया, जो भी लुटेरा आया, इन्वेडर आया, जो सल्तनत पीरियड हुआ, उनको एक चीज समझ में आई कि पैसा कहां है? मंदिरों में। कहां पे है? मंदिरों में। और मंदिर पे जब ये आक्रमण कर रहे थे तो जब ये अपने लोगों के पास यानी मिडिल ईस्ट जाते थे तो इनकी क्या होती थी? वाहवाही होती थी। 2 तरीके से। एक देखिए, वास्तविकता यह है कि पैसा लेके जाते थे तो वाहवाही होती थी, और दूसरा इनको कहा जाता था कि वाह वाह, क्या मतलब धर्म का काम किए हो तुम, ये सारी चीजें। इस वजह से जो भी नए राजा आए, वो मोहम्मद गोरी हो या इल्तुतमिश हो, ये सब क्या करेंगे? ये सब मंदिरों को लूटने का काम करेंगे। तो इसने एक रास्ता खोला, और वो कौन था? मोहम्मद गजनवी। इसी वजह से आप देखेंगे कि जैन धर्म के स्थल को, बुद्ध धर्म के स्थल को क्या किया जाएगा? ये मॉस्क बनाएंगे, मस्जिद के रूप में इसका निर्माण करेंगे। तो ये सारी चीजें को स्टार्ट करने वाला कौन है? वो है मोहम्मद गजनवी। इसी वजह से मोहम्मद गजनवी का या तुर्क इन्वेजन का इंडियन के मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री पे एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत बड़ा पार्ट है का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाता है।
आने वाले दिनों के लिए। तो हमको ये समझना है। तो सोमनाथ मंदिर जब लूटा इसने, तो उस समय राजा थे भीमदेव, भी कहीं कहीं लिखा होगा और कहीं कहीं लिखा होगा भीम प्रथम। उसके बाद 1027 में ये जाटों से उलझा, और जाटों से उलझने के बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। अब हम आगे देखेंगे इसके स्कॉलर्स के बारे में। तो हम स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से हमको मेनली 4 स्कॉलर्स को पढ़ना है। एक उतबी, फिरदौसी, बैहाकी और अलबरूनी को। ठीक। अब स्कॉलर्स में एक चीज ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी साम्राज्य चलता है तो वो उसके स्कॉलर्स के बेसिस पे चलता है। जैसा कि आप भी क्या चाहते हैं कि नौकरशाही में जाएं, आप भी आईएएस बनना चाहते हैं या पीसीएस में जाना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये आप भी क्या करेंगे, नौकरशाही में जाएंगे। तो उस समय के नौकरशाह को स्कॉलर्स कहा जाता था। ठीक। और आज के स्कॉलर मतलब विद्वानों को स्कॉलर कहते हैं। और आपको क्या कहा जाता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाइए, उतबी इसका कोर्ट हिस्टोरियन था। अब देखिए, कोर्ट हिस्टोरियन की बात हिस्ट्री में कोई नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि जो राजा थोड़ी सी बात पे, अगर मान लीजिए कि तुनक मिजाजी राजा है और आप उसके कोर्ट हिस्टोरियन हैं, और आपने कहा कि सर ये बात आप गलत कर रहे हैं, तो कहेगा अच्छा हम गलत कर रहे हैं, नहीं हम, भैया इनको फांसी दो, बहुत हुआ, बहुत इनको भत्ता उत्ता मिला, इनको दो फांसी। तो कोर्ट हिस्टोरियन क्या करता था, वो तब से चला आ रहा है। आज भी मुख्य सचिव कौन होता है, जो चापलूस होगा। तो उतबी उस टाइम का सबसे बड़ा चापलूस था, इस वजह से क्या बना, कोर्ट हिस्टोरियन बना। और इसकी दोनों किताबें पूछता है, और इसकी किताब का नाम था किताब उल यामिनी और तारीखे यामिनी। अब यामिनी आपको पता है ये क्या है, वंश का नाम है। तो किताब उल यामिनी और तारीखे यामिनी ये किसकी किताब है, दोनों उतबी की किताब है। और इसका लैंग्वेज क्या है, अरेबिक। ठीक। इसने जो इन्वेजन कर रहा था, जो आक्रमण कर रहा था, उन आक्रमणों को गजनवी के इसने जिहाद बताया। मैं कहा ना, जब तक बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएगा तब तक ये कोर्ट हिस्टोरियन कैसे कहलाएगा। तो कोर्ट हिस्टोरियन का काम क्या है कि कम को ज्यादा कहो, यही होता है। तो ये काम वो बखूबी कर रहा है। उसके बाद आ जाइए फिरदौसी। फिरदौसी कोर्ट पोएट है इसका। अब एक प्रोज में लिखने के लिए रखा है और एक कविताएं लिखने के लिए रखा है। और इसने क्या लिखी, शाहनामा। और शाहनामा किस लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में है, फारसी में है। और इसको ईस्ट का होम्स भी कहते हैं। किसको, फिरदौसी को। और फिरदौसी ही पहला आदमी था जिसने कश्मीर को कहा था कि अगर जमीन पे कहीं जन्नत है तो वो कहां है, हेवन, स्वर्ग है कहीं है तो कहां पे है, कश्मीर में है। ये किसने कहा था, फिरदौसी ने। और इसके बाद किसने कहा मुगल इंडिया में, ये कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो, नहीं तो हम अगली क्लास में बताएंगे। उसके बाद बैहाकी आता है जिसने लिखी तारीखे सुप्तगीन। अब सुप्तगीन किसके पिता का नाम है ये बताइए, सुप्तगीन किसके पिता का नाम है, मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम है सुप्तगीन। अब हम सबसे उसके जो रियल स्कॉलर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो वास्तविकता में स्कॉलर है, अलबरूनी। अब अलबरूनी में हमको जो पढ़ना है, सबसे पहले ये पढ़ना है कि अलबरूनी को क्या आती थी, नोज संस्कृत। ये क्या जान रहा है, अब देखिए ज्ञान इसी को कहते हैं। ये आते ही सबसे पहले क्या सीखा, संस्कृत, अडॉप्शन देखिए। उसके बाद ये कहां पैदा हुआ, ये पैदा हुआ खीवा में। कहां पे, खीवा में पैदा हुआ। इसका बर्थ प्लेस क्या है, खीवा है। और ये किसके साथ आया, ये भी कोई बताने वाली चीज है, गजनवी के साथ ये भारत आया था। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि गजनवी के साथ अलबरूनी आया वो कौन सी सेंचुरी थी। तो 1000 में आ रहा है तो 11th सेंचुरी हुई, 11th सेंचुरी में गजनवी आया। ही इज द फर्स्ट मुस्लिम, सॉरी ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जिसने पुराण का अध्ययन किया। क्या किया, स्टडी पुराण। जो हमारे पुराण है ना, 18 पुराण, उसका सबसे पहले स्टडी करने वाला कौन है, अलबरूनी। और ये स्कॉलर किस किस चीज का है, फिलॉसफी का। अब मैं यहां लिखूंगा नहीं बहुत ज्यादा, क्यों, ये ज्योग्राफी भी जानता है, फिलॉसफी भी जानता है, एस्ट्रोलॉजी भी जानता है, मतलब इससे कुछ नहीं छूटा, ये सब जानता है। अलबरूनी सर्वत्र ज्ञाता है, ये सब जान रहा है। और इसके बाद ये जो है आदमी है जिसने अपोज किया कास्ट सिस्टम को। किसको, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था उसको अपोज किया इसने। उसके साथ साथ इसने इंडिया के सोशल
और जियोग्राफिकल करंट मतलब 11वीं सदी की सोशल और ज्योग्राफिकल बातों को भी इसने अपने किताब में लिखा, और उस किताब का नाम था, जो सबसे फेमस किताब है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ये दो किताबें, आप दो किताबें नहीं है, एक्चुअली में एक ही किताब है, इसी का दो नाम है, ठीक। ये इसकी सबसे फेमस किताब है, जो पुराण पढ़ा, कास्ट सिस्टम को अपोज किया, सोशल ये सारी चीजें इसके बारे में हमको पढ़नी थी। तो अल बरूनी क्या है, आपको इतनी चीजें आपसे पूछता है कि उसका जन्म कहां हुआ, खीवा में हुआ। संस्कृत पहले जानने वाला आदमी कौन है, अल बरूनी है। उसके बाद इसने क्या किया, ये पहला मुस्लिम है जो पुराणों का अध्ययन कर रहा है। इसकी दो किताबों का नाम जो हमेशा पूछता है, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। किताब एक ही है, बस दो नाम है। उसके बाद सोशल और ज्योग्राफिकल नेचर जो इंडिया का उस समय का था, ये किस किताब से पता चलता है, इसी किताब से पता चलता है। इस वजह से यूपीएससी वाले स्पेशल ध्यान दें कि ये चीज अगर आपसे पूछे तो आप बता ले जाइएगा। और इसने ही अपोज किया था किसको, कास्ट सिस्टम को इंडिया में। और एक चीज मोहम्मद गजनवी के टाइम हो रही थी कि मोहम्मद गजनवी के सिक्कों पे संस्कृत भाषा में भी लिखा रह रहा था। तो अभी ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राजा था या कौन सा ऐसा इन्वेडर था जिसके क्वाइंस पे सबसे पहली बार संस्कृत लिखा गया, तो वो कौन है, वो है मोहम्मद गजनवी। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को। तो अब हम स्टार्ट करेंगे गोरी को। अब देखिए, गोरी का नाम पूछता है, और इसका नाम इतना टिपिकल है कि हमसे भी जल्दी याद नहीं हुआ था। इसका नाम जो है वो है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, एक नाम, और ऑल्सो नोन एज मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ये गोरी का पूरा नाम है, तो आप गोरी से ही याद रखिएगा। लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि इसका नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद भी है और इसका नाम साहिबुद्दीन मोहम्मद भी है, क्योंकि एग्जाम में पीसीएस वाले पूछते हैं। यूपीएससी वालों को अगर नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 1173 में गजनी का रूलर बना, ठीक। कब, और गजनी मैंने आपको बताया था कि ये वंश के साथ साथ और क्या है, एक प्लेस भी है मिडिल ईस्ट में, और वहां का रूलर बनता है ये 1173 में। उसके बाद ये भारत में मुल्तान आता है 1175 में, और मुल्तान जैसा कि आपको पता है गोल्डन सिटी भी थी, तो सबसे पहले आके उसी को लूटते थे। और इनके आने का जो रास्ता है वो कौन सा है, खैबर पास और गोमल पास, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा हिंदी में। अब एक चीज ये देखिए, मोहम्मद गजनवी भी खैबर दर्रे से आता है, मोहम्मद गोरी भी खैबर दर्रे से आता है, और आज भी आतंकवादी जो आते हैं वो अक्सर आप न्यूज में सुनेंगे, वो कहां से आते हैं, खैबर दर्रे से आते हैं। ये दर्रा बहुत खतरनाक दर्रा है। जितने भी भारत को लूटने वाले हैं या जो इस मंशा से आते हैं कि चलेंगे भारत का नाश करेंगे, वो किस दर्रे से आते हैं, खैबर दर्रे से आते हैं। लेकिन उनका सबका वही हाल होता है जो इनका होगा। अब ये जब 1175 में आता है ना, तो इसको बहुत ज्यादा जो है, और इसकी अभी कम उम्र का, तो हाँ कम उम्र का रहता है, तो उसके साथ साथ इसको कुछ इसके दिमाग में ये रहता है ना कि हमको कोई हरा नहीं सकता। तो 1178 में ये गुजरात पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है, गुजरात में। और यहां इस वजह से पहुंचता है क्योंकि यहाँ के राजा जो थे वो अभी बच्चे थे इन द सेंस कि अभी उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो राजगद्दी पे बैठ सकें। उनकी जगह उनकी विधवा माँ जो है वो राज कर रही थी एक्चुअल में, और उन राजा का नाम था मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। यहां पे और कर लीजिए, दोनों इस्तेमाल होते हैं, एंड नहीं, दोनों। कई किताबों में आपको मूलराज द्वितीय मिलेगा और कई किताबों में आपको भीम 2 मिलेगा। और इनकी मम्मी का नाम था, इनकी मां का नाम था नायिका देवी। नायिका देवी पहली महिला है जो भारत की पहली वीरांगना है, जो पहली फीमेल वॉरियर है ना, वो नायिका देवी है। और ये बहुत दुख की बात है कि इतिहास में भी इनको बहुत छोटी सी जगह मिली, क्योंकि इतिहास देखिए कहा जाता है ना, इतिहास वही लिखता है जो जीतता है। और इतिहास मेनली किसने लिखी है, पुरुषों ने लिखी है। तो जब भी पुरुषों ने लिखी तो महिलाओं को वो जगह नहीं दिया जो उनकी होनी चाहिए थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये पहली बार था जब मोहम्मद गोरी भारत में हारा, और किसके हाथों हारा, तो नायिका देवी के हाथों हारा। और ये इसकी क्या थी, फर्स्ट डिफीट थी। और इतनी बुरी तरीके से हराया इन्होंने, इतनी बुरी तरीके से। अब सोच लीजिए कि कोई नहीं है, अकेले, मतलब समझिए कि मिडिल
मेडाइवल पीरियड में ऐसा औरतों में साहस देखना बहुत बड़ी बात है। ये एग्जाम्पल है आज की औरतों के लिए कि जो अगर पूरा वर्ल्ड भी आपके खिलाफ है, क्योंकि मिडिल टर्म में क्या है, मेडाइवल इंडिया में ये है कि औरतों की बहुत जो है स्टेचर बहुत अच्छा नहीं है। आज हम मॉडर्न से तो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए राजगद्दी पे नहीं बैठी, यही बता रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना और इतना बढ़िया जवाब, इतना मुंहतोड़ जवाब दिया कि मोहम्मद गोरी मरने से बचा, इतनी बुरी तरीके से उसको हराया। और फिर मोहम्मद गोरी इस रास्ते से भारत नहीं आया, ये याद रखिए। मतलब उसके मन में जो है डर था कि कहीं जाएंगे तो फिर नायिका देवी मिलेंगे, फिर धोबी पछाड़ हमको मिलेगा, इतनी बुरी तरीके से उनको हराया था। तो एक चीज समझ में आता है कि जिसने भी लड़ाई की है, जो भी स्ट्रगल किया, वो किसी को भी हरा सकता था। अब ये जरूरी नहीं है, पहले ही नहीं कि लक्ष्मण सेन की तरह कि मैदान छोड़ के ही भाग गए, ऐसा नहीं करना है। एकदम जाबाजी से लड़िए और लड़ने वाला ही जीतता है, इस बात को दिमाग में बैठा के रखिए। कहा जाता है ना कि वो तिफल नहीं गिरेगा जो माव बन के चलता है। घुड़सवारी से अगर आप घुड़सवारी करेंगे तो घोड़े से आप गिरेंगे, माव बन के चलने वाला बच्चा नहीं ना गिरेगा, इस बात को समझिए। तो चोट लगेगी गिरेंगे तो, लेकिन जरूरी ये है कि क्या आप लड़ने के काबिल हैं, क्या आप लड़ने के योग्य हैं। और सारी लड़ाई, सारा युद्ध सिर्फ और सिर्फ इससे होता है। सारी चीजें सेकेंडरी हैं, सब पहले दिमाग में होता है। अगर आप दिमाग में जीत गए युद्ध को तो फिर आप कहीं जीत जाएंगे। अगर आप अपने दिमाग में हार गए, आप पहले ही डर बना लिए कि अरे मोहम्मद गोरी गजब जो है इस सबको लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हम उसके आगे क्या हैं, फिर आप हार जाएंगे। जिसने युद्ध को दिमाग में जीत लिया वो युद्ध को मैदान में भी जीत लेता है। तो नायिका देवी एक ऐसी वीरांगना का नाम है जिसने मोहम्मद गोरी को धूल चटाया, और ऐसे चटाया कि फिर वो उठने में बहुत समय लिए। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन का युद्ध, और जिसमें हमको पढ़ना है पहला और दूसरा। देखिए पहला तराइन का युद्ध, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि कब हुआ, तो 1191 में। किसके किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। और पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या है, पृथ्वीराज तृतीय। इसमें भी मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरीके से हारता है, और हारने के बाद यहां भी इसकी हालत अधमरे जैसी हो जाती है, और कहां चला जाता है, फिर से भाग के पीछे चला जाता है। और इस समय पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति कौन थे, स्कंद। ये चीज आप याद रखिएगा, स्कंद उनके सेनापति थे। लेकिन पृथ्वीराज से एक गलती हो जाती है कि पृथ्वीराज ये सोचते हैं कि ये लूटने के मकसद से आया था, अब फिर नहीं आएगा, और फिर ये क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन जब गोरी दोबारा आता है तो इतनी आर्टिलरीज और इतने शस्त्रों के साथ आता है, और पृथ्वीराज के साथ दो अहम बातें होती हैं जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जो है वो युद्ध हार जाते हैं। अदरवाइज आज जो भारत की स्थिति है वो नहीं होती, और मुस्लिम आक्रमण जो हुए या जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई शायद वो नहीं हुई होती अगर वो तराइन का दूसरा युद्ध नहीं हारे होते। उसके दो तीन मुख्य कारण थे जिसकी वजह से वो तराइन का युद्ध हारे। सबसे पहली चीज कि वो तैयार नहीं थे, उन्होंने दुश्मन को जो है एक बार बहुत अच्छे से हराया और गजब के वीर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपने दुश्मन को जो है दूसरी बार क्या है कम आके और युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी चीज, उनके जो प्रमुख सेनापति थे स्कंद, ये उस समय पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं थे, वो किसी और अभियान पे इनसे दूर जा चुके थे जब गोरी दोबारा आया। और तीसरी चीज ये आपको मैंने पहले भी कहा है, ये रामायण काल से चला आ रहा है कि जब तक कोई लंका में, जब तक विभीषण न हो तब तक लंका नहीं जीती जा सकती। तो किसी भी राज्य को जीतने के लिए गुप्तचर, स्पाइज या कोई ना कोई धोखेबाज चाहिए, और वो कौन था, जयचंद। अब जयचंद क्यों धोखा दिया, हिस्टोरियन में इसके लिए विवाद है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता में क्या था, प्रेम संबंध था, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, और जयचंद को जो है वो संयोगिता के पिता थे, तो इनको पसंद नहीं आया
क्या नहीं, हम इस रिलेशनशिप के जो है सख्त खिलाफ हैं। जब इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थे तो उन्होंने कहा क्या कि हम जो है इसका साथ नहीं देंगे। लेकिन बहुत से हिस्टोरियन का मानना है कि ये एक काल्पनिक, क्यों? क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत पहले से दुश्मनी चली आ रही है, और जिस बेसिस पे कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान, और जिस पे आप लोग पिक्चर भी देख चुके होंगे, अगर देखे होंगे तो, हम लोग तो नहीं देखते ऐसी पिक्चर क्योंकि उसमें इतिहास ही बदल देते हैं। तो संयोगिता जो है, ये जो लिखी इस प्रेम कहानी को जिसने रचा वो थे चंद्र बरदाई, और चंद्र बरदाई की जो पोएट्री है वो कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। अब एक चीज ये देखिए, पृथ्वीराज रासो लिखी कब जा रही है? पृथ्वीराज रासो लिखी जा रही है लगभग 1400, लोग मानते हैं कि 1500 से आते आते इतिहासकार खोजे कि 1400 के पहले तो कतई नहीं लिखी गई। इसका मतलब ये समझिए कि 200 साल बाद एक प्रेम कहानी लिख रहे हैं, तो आप किसी तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं अपने दादा परदादा का इतिहास लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 200 साल पहले क्या लिखूंगा? तो ये मेन बात है कि चंद्र बरदाई का मन था रिलेशनशिप बनाने का, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बना दिया। ठीक, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि नहीं सही भी है, लेकिन चंद्र बरदाई ने ये चीज लिखी, लेकिन कब लिखी? 200 साल बाद। तो जयचंद के धोखे के कारण और स्कंद के क्या होता है न होने के कारण पृथ्वीराज जो है, आर्टिलरीज की लड़ाई थी। ये देखिए, दो योद्धाओं की नहीं लड़ाई थी, दो सैन्य बलों की नहीं लड़ाई थी, दो सैन्य बल के जो अस्त्र शस्त्र थे ना उसकी लड़ाई थी, जिसमें गोरी भारी पड़ा। और इसके बाद कुछ इतिहासकार ये मानते हैं और सिक्कों पे ये वर्णित मिलता है कि एक साइड पृथ्वीराज का नाम और एक साइड गोरी का नाम, जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वीराज ने गोरी के टाइम पे भी राज किया, लेकिन गोरी के नाम से। ठीक, ये चीज है। हालांकि ये बहुत मतभेद वाली बात है, लेकिन क्वाइन पे मिलता है तो आपसे क्वाइन का पूछ लेता है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि वास्तविकता क्या हुआ, क्योंकि मैं भी नहीं था, पूरा पाषाण काल से नहीं ना हूं मैं, तो ये इस बात को समझिए। उसके बाद जो लोग ये नहीं समझते, गद्दारी करके बाहरियों से, जब आप आपस में घर में लड़ते हैं ना, घर में इन द सेंस की भारत में कॉलोनी में, तो हर बाहरी आदमी जो है उसका फायदा उठाता है। अगर इस चीज को आप नहीं समझते हैं तो चंदावर के युद्ध से समझिए। चंदावर के युद्ध में फिर गोरी क्या करता है? जयचंद को हराता है। अगर मैं इस बात को कहूं तो जयचंद से हमको जो है एक पोएट्री याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूं, जो इस पे एकदम सटीक बैठती है कि जलती आग पे हंसने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इसी तरीके से जयचंद इस बात को नहीं समझा कि पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद गोरी जो है इनके साथ वफा तो नहीं करेगा, जब भी करेगा क्या करेगा? दगा करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे आगे, तो गोरी के इन्वेजन्स के भी कुछ इफेक्ट हुए, उसको भी आइए देख लेते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले कि एकता सिस्टम की स्टार्ट जो किसने किया था? ये गोरी ने किया था। हाँ, एक चीज यहां पे देखिए, एकता सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया है, संस्थागत नहीं किया, इस वजह से इसका नाम नहीं आता। लेकिन नॉर्थ इंडिया में एकता की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? गोरी को जाता है। और पहला एकता इसने किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और किसका प्रदान किया था? दिल्ली का, दिल्ली और लाहौर का। इसके साथ इसको 1206 में जो है खोखर सरदार जाट जो है इसको मार देते हैं। और चूंकि इसके कोई बेटे नहीं थे तो इसकी सारी जो साम्राज्य था उसका बंटवारा इसके 4 गुलामों में होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय का गुलाम का मतलब ये नहीं आज के गुलाम वाला नहीं, उस समय के गुलाम का मतलब है कि इसके उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है? बराबर है। उसमें सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और ऐबक को मिला जैसा कि मैंने बताया लाहौर और दिल्ली। यलदौज को मिलता है गजनी, जो गजनी मिडिल ईस्ट का पार्ट है, और कुबाचा को मिलता है मुल्तान वाला पार्ट, ये तीनों। और बंगाल बिहार मिलता है बख्तियार खिलजी या इख्तियार उद्दीन खिलजी को। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि बंगाल और बिहार को किसने जीता? तो बख्तियार खिलजी ने या इख्तियार उद्दीन खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीता। और जब ये बंगाल जा रहा था तो इसने किसको?
इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इसी ने तबाह किया था। इसी वजह से इसका नाम पूछता है कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा और विक्रमशिला को तबाह किया था और अपनी राजधानी बनाया था लखनौती को। किसको राजधानी बनाया था? लखनौती को। और लखनौती के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, वो बिना ही लड़े भाग गए। अब समझ जाइए कितने बड़े बहादुर होंगे, बिना लड़े क्या हुए, वहां से भाग गए। और इसी के साथ जो है हमारा ये पूरा का पूरा खत्म होता है। और हमको एक चीज ये समझना है कि इसके बाद हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत और गुलाम वंश की शुरुआत को हम पढ़ेंगे। इसमें हम शायद एक चीज नहीं बताए हैं कि गौरी के सिक्कों पे एक साइड, वन साइड लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है। किसकी? देवी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की आकृति बनी रहती है और एक साइड कलमा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कलमा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन सा ऐसा इन्वेडर था जिसके सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी रहती है, तो वो कौन है? मोहम्मद गौरी है। और उसके गुलामों के बीच जो है, उसके चारों गुलामों के भी कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो ये अपने दिमाग में बैठाइए रहिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।